एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम यूपी टेट 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सी टेट का डिस्कशन किया था, आज से हम यूपी टेट का भी स्टार्ट करेंगे साथ में। ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आयत चित्र की ऊंचाई क्या दर्शाती है। ठीक है, तो हम आपको पता होगा कि आयत चित्र होता कैसे है। देखिए आयत चित्र आपका ना ऐसे होता है। आयत चित्र आपने देखा होगा ग्राफ में, तो ऐसे बने होते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, रेंज लिखी रहती है और ये ऐसे बना होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयत चित्र। तो ये बोल रहा है कि आयत चित्र की ऊंचाई मतलब ये जो हाइट है ना, ये क्या दर्शाती है। तो ये क्या करती है, जो वाई एक्सिस पे होता है ना, इस डेटा को दर्शाती है। और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जिसको हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आयत की जो ऊंचाई होती है उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला कुछ ऑप्शन दे रखा है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना। ये तो करने देना चाहिए। ये चाहिए टीचरों को कि बच्चों को प्रमोट करें कि वो अपने तरीके से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालें। ठीक है, दूसरा देखिए विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये कभी टीचर्स को नहीं कहना देना चाहिए बच्चों को कि आप जाइए बिना समझे किसी भी सूत्र को आप रट लीजिए। ठीक है, मतलब आंख बंद करके किसी भी सूत्र को रटने के लिए विद्यार्थियों को नहीं कहना चाहिए शिक्षकों के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा इस केस में। सही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का जो अंतर है वो 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री दे रखा है, तो दोनों कोण होंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कोटिपूरक कोण किसको बोलेंगे, ऐसे दो कोण जिनका जो सम होना, जैसे लेट से एक कोण ए है दूसरा बी है, इनका अगर सम है 90 डिग्री होता है ना, तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, कोटिपूरक कोण। जिनके दो अगर दो एंगल्स दे रखे हैं ए और बी, उनका जो 10 दोनों का जो सम है 90 डिग्री है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोटिपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो दे रखा है कि एक दोनों कोणों का जो अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों कोण होंगे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि पहला कोण x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, अगर ए को हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये चीज़ समझ में आया, कैसे हुआ दूसरा, क्योंकि हमको पता है ना कि दोनों कोणों का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण अगर x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों कोणों का जो अंतर है वो 40 डिग्री है। तब एक कोण ये है दूसरा कोण ये, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। निकालने क्या होगा, x माइनस और इसका हो जाएगा 90 माइनस एक्स इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने दोनों कोण निकालनी है, दोनों कोणों का अंतर निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, एक्स माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 40। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 90 इक्वल टू 40। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 130। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 130/2, ये आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, मतलब एक कोण हमको मिल गया 65 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, एक हमको 65 मिल गया, सॉल्व करने पे x की वैल्यू 65 आ गई, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 65, ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, हमने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाला, एक्स की वैल्यू 65 डिग्री आ गई, और दूसरा कोण क्या आ गया 90 माइनस एक्स। दूसरा कोण 90 माइनस एक्स होगा, तो दूसरा आएगा 90 माइनस 65 25 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा है जो आपको याद रखना है कि जो दोनों कोणों का सम होता है कोटिपूरक में, वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। बस आपका आंसर निकल आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 12 10 12 को 12 से डिवाइड करने पर भाग शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसको आप तुरंत डिवाइड कर लीजिए ना, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर ट्रिक मत लगाइए, कोई तुरंत डिवाइड कर लीजिए, क्या आता है लिख देते हैं 12 10 12। इसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 12 एकम 12। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, भाग नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, फिर दूसरा डिजिट उतार लेंगे, फिर से नहीं जाएगा, फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे, दूसरा डिजिट उतर जाएगा ऊपर से। अब चला जाएगा, कितना जाएगा 12/96, 11 में 6 जाए 5, 2 बचेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 12 से फिर से चला जाएगा, कितने बार में, 12 चौको 48, 4 बार। ठीक है, तो 4 आ गया हमारा शेषफल। ठीक, कुछ नहीं करना था, सिंपल आप भाग देना स्टार्ट कर दीजिए।
और भाग देने पे आपको पता चल जाएगा कि कितना रिमाइंडर आपका बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अगर बहुत बड़ा नंबर होता तो हम कोई ट्रिक ढूंढते इसका, लेकिन ये छोटा सा नंबर है, उसको जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, तुरंत भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे शेषफल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, आपको क्या आंकना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि गणितीय संप्रेषण, क्या ये आप आंकोगे कि वो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहा है, आप नहीं आंकोगे, क्योंकि आपको मैथ सॉल्व करने से मैथ सॉल्व करने आना चाहिए ना, कि आप कैसे सॉल्व करोगे, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है मैथ में। ठीक है, तो गणितीय संप्रेषण को आप नहीं आंकोगे। बिना समझे रटने की क्षमता, ये भी आंक नहीं आंकोगे आप। ठीक है, शिक्षक को सुनने की क्षमता, ये भी नहीं आंकोगे आप। लास्ट क्या कह रहा है कि अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट से आप अगर स्टूडेंट हो, टीचर कोई पढ़ा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो टीचर से, ये तो बहुत गलत बात है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, टीचर को हमेशा ध्यान देना चाहिए बच्चों में, कि टीचर को अगर बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, फिर भी अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आंकना चाहिए विद्यार्थियों में टीचरों की तरह, कि अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। जब आप लेबोरेटरी में कहीं भी आप क्या करते हो, जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें क्या करते हैं, एक न्यूनतम प्रेक्षण लेते हो, मतलब एक मिनिमम आप एक प्रेक्षण ले लिया, मिनिमम ऑब्जर्वेशन ले लिया, और उसके बाद क्या करते हो, एक जब दूसरी बार करते हो तो एक मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आता है, मैक्सिमम प्रेक्षण आता है। ठीक है, तो इसके बीच की जो जिसके बीच की जो दूरी होगी ना, मतलब एक बार ने आपने क्या लिया, न्यूनतम लिया, एक बार आपने मैक्सिमम लिया, तो इस बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको हम बोलेंगे कि रेंज है आपका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज है। ये हमेशा याद रखिएगा आपको। हम बोलते हैं ना कि जैसे देखिए कि बोलते हैं कि कई बार क्या कहते हैं कि कोई मैच है। ठीक है, जब मैच आप देखते हो तो क्या करते हो, आप प्रेडिक्शन करते हो कि ठीक है 10 ओवर में 130 रन बनेगा। ठीक है, फिर कोई बोलता है कि नहीं 10 ओवर में क्या बनेगा, 150 रन बोलेगा। तो आप क्या बोले, कोई बोला है 130 बोला है, कोई बोला है कि 150 बनेगा। तो इसके बीच की जो जितना भी इंटरवल है ना, इसके बीच का जितना भी इंटरवल आपको लग रहा है, मतलब 20 का जो इंटरवल है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज है। मतलब आप ये कह सकते हो दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि हाँ ठीक है, इस मैच में जो रन होंगे 130 से 150 के बीच बनेंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोल देते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो बहुत बार पूछता है, आपको सब लोग का इसका आंसर पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो ठीक है, तो आपको पहले बता दूं, बहुत लोग सोचेंगे वन, एक क्या होता है, एक तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसको कुछ में किसी में भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में एक भी दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो एक ना होता तो भाज्य संख्या, ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो भी 2 हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 का 2/3 जो है वो 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। मेरी बात एक गांठ बांध लीजिए कि कहीं भी अगर का दे देता ना, बीच में का दे देता है कि इस संख्या का, ठीक है, तो वहाँ उसका मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कि किसी संख्या का, तो संख्या मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स है। अब जो पूछ रहा है ना, जितनी बार का है उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाइए और आपका इक्वेशन बना लीजिए। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4, तो एक्स मान लीजिए मान्य संख्या, उसका क्या हो गया 3/4। ठीक है, फिर उसका क्या कह रहा है 2/3, इसका भी 2/3, ये कह रहा है 24 के बराबर है। देख रहे हैं क्या कह रहा है कि किसी संख्या का, मैंने मान लिया वो संख्या x है, उसका 3/4, मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसका 2/3, उससे 2/3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 24 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि उस संख्या का मतलब x का 1/4 पूछ रहा है। तो पहले तो x निकाल लीजिए, x निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। मतलब संख्या जो हमको मिल गई 48। अब इसका पूछ रहा है जो संख्या आई उसका 1/4 पूछ रहा है, तो x का क्या पूछ रहा है 1/4, ये क्या हो जाएगा 48 का 1/4, ये कितना हो जाएगा 12। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल, ये वर्डों का खेल है। मैं बता रहा हूँ जहाँ भी का हो वहाँ पे बस आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है, आपको इक्वेशन बनाना है, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पूछ रहा है कि 7+2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है 7+2√10 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 2√10 का वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। मैं इसको क्या करूँगा, 7 को क्या लिखूँगा 2 + 5, और मैं क्या करूँगा 2 रूट
10 को मैं क्या लिखूँगा 2 × 5, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। मैंने 7 को क्या लिख दिया 2 + 5 7 ही आएगा। 2√10 को मैंने क्या लिख दिया 2√2 × 5, 2 × 5 10, अभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो सेम नंबर ही आ जाता है, ठीक है। रूट कैंसिल हो जाता है और जो अंदर हो जाता है कड़ी के अंदर जो बच जाता है वो नंबर आ जाता है। तो मैंने √2 को क्या कर दिया √2 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही 5 को हमने क्या लिख दिया √5 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अंदर गए +2 √2 × √5 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं √2 × √5, सेम ही आएगा। अंदर अंडर रूट है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंदर के नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर √10 ही आ जाएगा, ठीक है। हमने लिख दिया इसको √2 का स्क्वायर, इसको लिख दिया √5 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर √2 को मैं a मानता हूँ, √5 को b मानता हूँ, तो क्या बन रहा है a², ये बन रहा है b² + 2ab। ये क्या है, जाना माना फार्मूला लग रहा है, a² + b² + 2ab। हमने क्या किया, बस √2 को क्या कर दिया a मान लिया, √5 को b मान लिया, तो ये इसी का फार्मूला बन जा रहा है ना। √2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, +2 √2 × √5 क्या हो गया 2 × ab। ये क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, a क्या हो गया था यहाँ पे √2, b क्या हुआ था √5, √2 + √5 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये जो होल स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा √2 + √5, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका √2 + √5, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाएंगे, हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए गए होंगे ना कि आसानी से क्या होगा, ये आइदर a - b का होल स्क्वायर या a + b के होल स्क्वायर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको देखना होगा, ध्यान से देखना होगा कि कैसे ये कन्वर्ट होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे 7 + 2 √10 था, इसको क्या लिखा 7 को मैंने 2 + 5 लिख दिया और 2 √10 को मैंने क्या लिख दिया 2 √2 × 5 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाता है तो नंबर बच जाता है। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, 5 का हो गया √5 का स्क्वायर +2 √2 × √5, अंडर रूट एक ही अंडर रूट में थे, मैंने इसको अलग अलग अंडर रूट में कर दिया, ठीक है। 2 √2 × √5 कोई अंतर नहीं होगा, सेम ही होगा। ये देखिए ध्यान से √2 का स्क्वायर ये a² की तरह दिख रहा है, √5 का स्क्वायर ये b² की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये √5 का स्क्वायर ये b के स्क्वायर की तरह दिख रहा है +2ab, ठीक है, ये 2ab हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √2 होगी, b की वैल्यू √5 होगी, तो आपका बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और a क्या है √2 + √5 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो होल स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, जो अंदर होता है वो बच जाता है। √2 + √5 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक जो विधि है इसका मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है। प्रसरण, इसको क्या बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो ये फेमस साइंटिस्ट थे, इनका नाम था R.A. फिशर, रोनाल्ड फिशर इनको बोलते हैं, ठीक है। तो रोनाल्ड फिशर ने दिया था, इसका करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी में जो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होता था, ये कॉन्सेप्ट दिया था R.A. फिशर ने, रोनाल्ड फिशर ने दिया था, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है यहाँ पे, फिर से का आ गया ना, देखा आपने, फिर से का आ गया यहाँ पर। का मैंने बोला था जब भी का है उसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं वो संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स का 60%, इसको कैसे लिखोगे, जब भी परसेंट होता है उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो x का 60% का मतलब x × 60/100 का 3/5 भाग, इसका का मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू 3/5, ये क्या है 36 दे रखा है। सेम हो ऊपर वाला क्वेश्चन था, बस यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है, तो सेम इसमें भी का था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x × 36 के 18/50 = 36, x = क्या हो जाएगा 36, ये 50 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 से डिवाइड हो जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितना का 18 दूना 36, 2 × 50, ये हो जाएगा आपका 100। मतलब हमारी संख्या जो हो गई वो 100 आ गई, ठीक है। देख रहे हैं कितने प्यार से निकल रहा है यहाँ पे आंसर, 100 आया यहाँ पे, ठीक है।
क्या कंसेप्ट लगा था? कुछ नहीं, सिंपल, जहाँ भी का पूछे वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन बनाना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू 100 आ गई, आपका करेक्ट आंसर होगा 100। ये देखिए पाई एक है, पाई है एक। अब ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि बहुत लोग इसमें ना क्या करेंगे, गलत लगा के आ जाएंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, लोगों बोलेंगे ना पाई इक्वल टू होता है 22/7, तो ये देख करके तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो परिमेय संख्या है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो हम एक एजम्पशन वैल्यू है 22/7, इसको हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं, बट एक्चुअल में जो पाई होता है ना, वह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ना 3.14, आगे बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर आते हैं जिसको हम लिखते नहीं है, बस 2 डिजिट तक लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 104 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312, इनके गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब एक एक करके आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आधा टाइम आपका इसी में निकल जाएगा, इतना बड़ा नंबर है और आपसे पूछ रहा है केवल इकाई का अंक। तो हम अब यहाँ पे अपना लगाएंगे ट्रिक। कैसे लगाएंगे ट्रिक, देखिए इसमें पूछ रहे हैं भैया ये कि इकाई का अंक बताइए। अब हमसे इकाई का पूछ रहे हैं तो भैया हम भी केवल इकाई ही ले लेते हैं, हम सबका इकाई ले लेंगे। पहले का इकाई 8, दूसरे का 6, तीसरे का 9, चौथे का 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो आएगा नंबर वो आपका हो जाएगा इकाई का अंक, उसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम अपना ट्रिक लगाएंगे। अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने के बैठ जाएंगे कि 8 का 6 में करेंगे, फिर 6 जो आएगा उसका 9 में, फिर 2। इसमें भी हम ट्रिक कैसे लगाएंगे, 8 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 48, 48। इसमें दूसरा 4 छोड़ दीजिए, बस इकाई का ले लीजिए, ठीक है, इकाई का ले लीजिए। उसके बाद क्या बच गया, 9 इंटू 2। इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 72, 72 में 7 छोड़ देंगे, केवल 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 बच गया यहाँ से। अब 2 इंटू 2 बच गया, ये 2 रह गया ना, अब 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 4। देख रहे हैं कितने प्यार से निकला, आप बहुत लोगों से आगे निकल गए इसमें। बहुत लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। आप ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक क्या करेंगे, जब भी इकाई का अंक पूछेगा आप क्या करेंगे, सारे नंबर का इकाई का अंक ले लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें से इकाई का अंक ले लेंगे, फिर वो जो इकाई का अंक आया उससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर करते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 103। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 दे रखा है, तो हमको a प्लस बी प्लस c/c का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसको कैसे करोगे आप, देखिए क्या कर लीजिए, लिखा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इन सब की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है। सब इक्वल है, जब सब इक्वल है तो हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू k है। अब जब इसको हमने मान लिया है तो एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। a/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे k, क्योंकि सब आपस में बराबर है ना, तो हम एक दूसरे को भी आपस में बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है ना a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो हमने मान लिया कि भाई ये सारी वैल्यू k है। तो अब क्या करेंगे, एक एक को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे a/3 इक्वल टू k लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू आ जाएगा आपका 3k, ठीक है। ऐसे b/4 इक्वल टू k मान लेंगे तो क्या आएगा, b इक्वल टू 4k, ठीक है। ऐसे c/7 इक्वल टू अगर हम k मान लेंगे तो क्या आएगा, c इक्वल टू 7k। बस आपके पास a निकल गया, आपके पास b निकल गया, आपके पास c निकल गया। बस आप जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसमें रख दीजिए। क्या पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस c/c, यहाँ पर रख देंगे। a की वैल्यू कितनी थी 3k, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 7k अपॉन 7k, ठीक है। इसको ऐड करिए, 4 3 7 7 14, 14k बट्टे 7k, ये आपका आ जाएगा, k से k कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 2। देखिए कितने प्यार से आंसर निकला, कैसे किया फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या दे रखा है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। मैंने क्या किया, a/3 जो दे रखा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, इसको हमने मान लिया k।
अब क्या किया, इंडिविजुअल मैंने एक एक को उठा करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, a/3 इक्वल टू के कर दिया हमने, तो a की वैल्यू निकल गई 3k। फिर b/4 इक्वल टू के कर दिया तो आ गई b की वैल्यू 4k। फिर c/7 इक्वल टू के कर दिया तो हमारे आ गई c की वैल्यू 7k। अब जो क्वेश्चन में दे रखा था कि a + b + c/c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a b c निकल चुके थे इंडिविजुअल, हमने रख दिया a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 7k, और c है तो c 7k से डिवाइड कर दिया। ऊपर का आ गया 14k बट्टे नीचे 7k, k से k कैंसिल हो गया, और 14 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 2 आ गया। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सारा ही कंप्लीट कर देंगे। आधा क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको कल हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।